नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिविल सर्विसेज प्रेप में। जैसे कि एक वीडियो अपलोड हुआ था करंट अफेयर का, बट उसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी बिलिंग की, इसीलिए वो ख़त्म हो गया था। ये पॉलिटी सेक्शन शुरू किया है मैंने, और ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बताऊंगा कैसे लिखेंगे, क्या क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम लोग चलेंगे फंडामेंटल राइट्स पे। ये कई पार्ट में आएगा, ये अकेले एक पार्ट में आप सोचें कि फंडामेंटल राइट्स ख़त्म हो जाए, तो ये नहीं है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रो दे दूं कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो सबसे पहले अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में लागू हुआ था, और भारत ने भी फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के ही संविधान से लिया है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स वे राइट्स होते हैं जो हमें जन्मजात प्राप्त होते हैं, मतलब कुछ ऐसे राइट्स हैं जो हमें जन्म के ही समय प्राप्त होते हैं। और फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 3 में है, और ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं। इसमें अलग अलग है कि कैसे क्या कैसे दिया गया है, तो इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। मूल अधिकारों को में परिवर्तन करने के लिए संविधान संशोधन करना जरूरी होता है, जबकि शेष कानून या विधिक जो है वो आमतौर पर मतलब कि संविधान संशोधन भी किया जा सकता है, पर जरूरी नहीं कि आवश्यकता, नॉर्मल भी हो सकता है। तो भारत में मूल अधिकारों की आवश्यकता, देखिए जब भारत आज़ाद हुआ होगा, आप कल्पना कीजिए उस समय 8 से 9% लिटरेसी रेट थी, सॉरी 18% के नियर अबाउट लिटरेसी रेट थी, जिसमें फीमेल्स लिटरेसी रेट 9 के करीब थी और मेल्स लिटरेसी रेट लगभग 27 के करीब थी। कितने लोग पढ़े लिखे होंगे पता ही नहीं होगा, और वो भी कैसे पढ़े लिखे होंगे। तो फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि निरक्षरता थी भारत में। संसदीय व्यवस्था में डर लगा रहता है, विधायिका कहीं नागरिकों के मूल अधिकार का आहरणता न कर ले। चूँकि भारत एक नस्ली वैविध्यता, जाति धर्म आधार पे बहुत ज़्यादा इसमें वैविध्य था, तो कहीं बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक समाज के ऊपर या कोई अन्य जातिगत आहरणता ना आ जाए, मतलब कोई अपहरणता टाइप का ना हो जाए किसी के मूल अधिकारों का। प्लस फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था में मूल अधिकार का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर संघ और राज्य, मतलब केंद्र और राज्य दोनों अपना अपना नियम बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन मेंस के लिए होगा, भारत में मूल अधिकारों की आवश्यकता। तो इसमें आप हेडिंग लिखते चलेंगे, पहले ऐसे सिंपल डिफिनीशन दे देंगे, फिर हेडिंग डाल देंगे निरक्षरता उस समय, आज भी। और आज भी जो हमारे अंदर मतलब जो साक्षर हैं, उन्हें बहुत सारे लोगों को फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं पता है। फिर दूसरी हेडिंग डाल देंगे संसदीय व्यवस्था, तीसरी हेडिंग डाल देंगे नस्लीय वैविध्य, फेडरल सिस्टम, इसी टाइप का दे देंगे, कंक्लूजन कर देंगे। 200 से 125 शब्द में आएगा तो आप इसमें कर ले जाएंगे। थोड़ा सा मूल अधिकारों की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 में है, जिसमें राइट टू इक्वालिटी, ये देखिए समता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, ठीक है। ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अनुच्छेद 14 जो है, विधि के समक्ष समानता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसे डाइसी का रूल भी कहते हैं, एवं विधियों का समान संरक्षण है। अब ये विधियों का समान संरक्षण, ये एक बार पूछा गया है, ज़्यादा डीप में पूछेगा तब। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने अभी आर्टिकल लिखे हैं, उनके सामने सामने जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, ये यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के लिए मैं भी आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेंगे, ठीक। विधियों के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, एवं विधियों का समान संरक्षण, इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कि पहला नियम जो जिसको कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, डाइसी का रूल है, जो ब्रिटेन के संविधान से, जो ब्रिटेन के थे। और दूसरा विधियों का समान संरक्षण, ये याद रखिएगा, ये अमेरिका से लिया गया है। अर्थात जैसे मतलब विधियों का समान संरक्षण ऐसे कि अगर राज्यपाल कैटेगरी के हैं तो उनके साथ उस हिसाब से नियम बनेगा कि उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा। कोई और सेना में है तो उसके साथ कैसा कैटेगरी रूल होगी, मार्शल लॉ लगेगा, कैसे लगेगा, अलग अलग है मतलब। लेकिन एक सैनिक है तो उसी पद पे दूसरा सैनिक है, तो उनके बीच में अंतर नहीं होगा। विधियों को समान संरक्षण का मतलब यहाँ है। 15वां अनुच्छेद है हमारा, धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं। यहाँ पर एक याद रखिएगा, शब्द निवास स्थान नहीं है, इसीलिए जब आप अदर स्टेट का फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पर उनको वो वरीयता दे सकते हैं। जैसे अगर आप यूपी के हैं, बिहार में देंगे तो निवास स्थान पर वो विभेद कर सकते हैं, और अगर यूपी के हैं, सॉरी बिहार के हैं, यूपी या राजस्थान में देते हैं तो वो विभेद कर सकते हैं। अनुच्छेद 16, इसी में आपको पता है आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो इसके बारे में आगे हम चर्चा करते हुए चलेंगे। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अर्थात सबको बराबर अवसर मिलेगा। अनुच्छेद 17 यूपी पीसीएस का पेट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का उन्मूलन, अस्पृश्यता का अंत।
अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ये जो 14 से ये जो 18 के थे, इनको हम लोग कहते हैं राइट ऑफ इक्वलिटी, समता का अधिकार। अब स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ फ्रीडम, इसमें अनुच्छेद 19 है। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत 6 अधिकार दिए गए हैं। भाषण एवं, जैसे 19(1) का भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19(1) ख शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, 1(ग) संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, 1(घ) भारत के राज्य क्षेत्र में आपात संचरण का अधिकार, 1(इंग) भारत के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, और 1(छ) ये इसमें बीच में एक जो F वाला है, जो E करके है, वो तो है, ये F वाला हट गया है, संपत्ति से रिलेटेड था। कोई वृत्त आजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। ये जो 6 वाला है, मतलब 19(1) G वाला है, ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो माइनॉरिटीज़ वाला, अल्पसंख्यकों का जो एक मेडिकल कॉलेजेस का नीट के अगेंस्ट जो याचिका डाली गई थी, उसमें इसको सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 20 की बात करते हैं। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब एक ही अपराध के लिए आप बार बार नहीं किसी को जो है दंडित कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी जब सस्पेंशन हो जाता है विभाग से, तो उसको नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बृहद चर्चा करेंगे। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, 86वें संविधान संशोधन से 21 का को सम्मिलित किया गया। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष की आयु को बच्चे की एक बार एज भी पूछा यूपीपीसीएस में। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और डिटेंशन से संरक्षण, तो ये हमारे थे, अगर आप ध्यान देते तो, स्वतंत्रता के अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 है। मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम तथा बेगार का प्रच्छेद है, परंतु यहीं पर अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण लागू कर सकती है सरकार। अभी बीच में एक बार हल्की फुल्की चर्चा उठी थी, तो वो यहाँ पर इंक्लूड है। अनुच्छेद 24 है। कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध है, ठीक है। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण, कॉन्साइंस की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने का आचरण और प्रचार। ये देखिए, जो यहाँ शब्द है प्रोपेगेट, इसका मैं विधिवत बताऊंगा। इसमें 1977 में कैसे मध्य प्रदेश में एक पादरी के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया, फिर बाद में कैसे इस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए, मैं इस पर आपके बृहद चर्चाएँ करेंगे आगे चल के। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 है। और 27 है। किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता है, और शुल्क लगाया जा सकता है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो शुल्क अगर कोई लगाया जाता है तो वो अलग है, वो कर में नहीं आएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, कभी कभी पूछ लिया जाता है ऐसे कि निम्नलिखित में मैसेज करिए, तो अनुच्छेद 26-27 एक सही नहीं है, उसमें लिख देगा किसी धर्म की अभ्यर्थी के लिए शुल्क नहीं देने की स्वतंत्रता। तो कर और शुल्क में अंतर आ जाएगा, और आदमी को वहाँ पर प्रेशर में पता नहीं चलता एग्जाम में। अनुच्छेद 28 है। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। जैसे पहले होता था कि केंद्रीय विद्यालय में अगर सूर्य नमस्कार होगा तो ये तो धार्मिक शिक्षा है, तो इस पर बड़ी चर्चा हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि धार्मिक चर्चा का मतलब होना चाहिए कि धर्म गुरु के द्वारा दिया जाए, और धार्मिक ग्रंथ से दिया जाए, और धार्मिक पर्पज से दिया जाए। तो स्कूल की प्रार्थना में ऐसे तीनों पर्पज नहीं होते, मास्टर देता है, कोई धर्म गुरु नहीं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक के वर्गों का अधिकार, अर्थात अपने अपने स्कूल खोल लेना। सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 32 है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इसे कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। अब अनुच्छेद 12 देख लेते हैं, जो मैंने अभी छोड़ दिया था। संविधान के भाग 3 के प्रयोजन के लिए इसमें राज्य की डिफिनीशन दी गई है। इसमें देखिए एक शब्द आया अदर प्राधिकार, तो इसमें काफ़ी चर्चा, काफ़ी बहस हुई है, इसका बृहद अर्थ निकाला गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है, देखते हैं अनुच्छेद 13। संविधान पूर्व या संविधान पश्चात निर्मित अन्य विधियों से मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। मतलब सरकार कोई नियम बनाती है, पिछला कोई ऐसा नियम था जो आपके मूल अधिकार का अगर हनन करता है तो वो कानून वहाँ शून्य हो जाता है। लेकिन अनुच्छेद 33 की अब बात कर लेते हैं। सेना, पुलिस, सुरक्षा बल, इंटेलिजेंस आदि संगठनों के मूल अधिकार सीमित कर सकती है संसद। अब 34 कहता है सेना विधि, जहाँ मार्शल लागू होगा वहाँ पर भी लोगों के मूल अधिकारों को संसद सीमित कर सकती है।
अनुच्छेद 35 में इस भाग में अपराध घोषित किए गए कार्यों के लिए दंड निर्धारित करने विधि बनाने में संसद की शक्ति है कि कौन कौन से दंड दे सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैंने अनुच्छेद 31 जो छोड़ दिया था, ये असल में संपत्ति का अधिकार था। इसे 44वें संविधान संशोधन जो 1978 अधिनियम वाला था हटा दिया गया था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 31 का और अनुच्छेद 31 सब क्लॉज है और अनुच्छेद 31 का सब क्लॉज भी 2 विलोपित हो चुका है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 29, लेकिन 31 का 31 खा 31 गा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें कुछ चीज़ों, ये मतलब कुल मिलाकर सरकार के डीपीएसपी या कहीं कहीं कल्याणकारी व्यवस्था के अंतर्गत कुछ मूल अधिकारों को सीमित करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको मेंस देना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 14, 19, 21 मूल अधिकारों को स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। अब देखिए मूल अधिकारों के प्रकार, जैसे लाभार्थी के आधार पर कौन कौन भारतीय नागरिकों को मिलता है, कौन कौन सभी को मिलता है। जैसे अनुच्छेद 14 में व्यक्ति कहा गया है, नागरिक नहीं, और अनुच्छेद 15, 16 में नागरिक कहा गया है, व्यक्ति नहीं। अच्छा, लागू होने की प्रक्रिया के आधार पर स्वतः लागू हो जाता है 14, 19, 20। कुछ को लागू कराया जाता है जैसे आरक्षण वाला 16, 4, 15, 2, 17, ये सब। प्रकृति के आधार पर नकारात्मक प्रकृति क्या अधिकार है राज्य नहीं कर सकता और राज्य को क्या करना चाहिए 19 का 21A। कार्यपाल तथा विधायिका के आधार पर, लेकिन अब आजकल ये सब का महत्व नहीं रह गया क्योंकि बहुत ज़्यादा राज्य की शक्ति को सीमित करता है कि राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्ति की भी शक्ति को सीमित करता है। ये सारी चीज़ें हैं सीमाओं की दृष्टि से, ठीक है, कि किसमें जो है सीमा दी गई है, किसमें उसके सीमाएं या बाध्यता नहीं दी गई है। देखिए अब शब्द आता है मूल अधिकारों का निलंबन। तो विशेष स्थितियों में मूल अधिकारों को नागरिकों से वापस लेने की राज्य की ये शक्ति है कि वो निलंबन कर सकता है। यह अस्थायी होते पाया, मतलब एक पर्टिकुलर समय पे ही इसको ऐसा कर सकता है। मूल अधिकारों पर निर्बंधन, राज्य के पास विशेष स्थितियों में मूल अधिकारों को सीमित करने की शक्ति है। थोड़ा सा हम आपको बताते हैं अनुच्छेद 31 का और गा जो है, ये अनुच्छेद 14 और 19 पर इसको जो है अधिकारों को सीमित करते हैं। मतलब जब डीपीएसपी, जब उस समय की बात है, ये अभी भी बात है, जब डीपीएसपी के थ्रू बनाएगा कोई कल्याणकारी काम होता है तो 31 का और गा जो है के तहत अगर कोई नियम बनाया गया है और वह 14 और 19 का क्या करता है, सीमित करता है, आप न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दे सकते। 31 खा जो है सभी मूल अधिकारों को सीमित करता है। चलिए 31 का और खा जो है पहले संविधान संशोधन से जोड़े गए, जबकि 31 का 25वें संविधान संशोधन 1974 से जोड़े गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसका पूरा मैं आपको इतिहास बताऊंगा। देखिए अनुच्छेद जब आपात घोषित होता है अनुच्छेद 352 के तहत, तो अनुच्छेद 358 द्वारा अपने आप अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। लेकिन अनुच्छेद 359 के द्वारा राष्ट्रपति को शक्ति गई है कि संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मूल अधिकारों को न्यायालय से कौन कौन से ऐसे हैं जो परिवर्तित कराने के अधिकार को भी निलंबित कर सकता है। मतलब लिखित देगा कि 20 नहीं करा सकते हैं कि सॉरी क्योंकि 20-21 का बहुत बवाल है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि 16 वाला नहीं कराना है, 14 वाला नहीं कराना है, लिखित देना पड़ेगा। केवल 19 से 358 के तहत स्वतः निलंबित होगा। अनुच्छेद 352 को प्रभावी होने से 358 स्वतः लागू हो जाता है, ठीक है, और 59 के लिए विशेष आदेश निकालना। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात हम कर लेते हैं, 44वां संविधान संशोधन 1978, क्योंकि ये 42वें क्या जस्ट अपोजिट हुआ था। इन्होंने कहा था युद्ध और बाह्य आक्रमण से ही अनुच्छेद 19 निलंबित होगा। अगर शस्त्र विद्रोह से आपने राष्ट्रीय आपात लगाया तो ये अनुच्छेद 19 तब भी निलंबित नहीं होगा। 44वें संविधान एक और किया गया था कि राष्ट्रपति किसी भी दशा में अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकता। 20 क्या था 20 गिरफ्तारियों से या अपराध से संरक्षण की बात थी, जबकि 21 क्या था, जीने का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 358 केवल उन विधियों को, मान लीजिए राष्ट्रपति शासन या इमरजेंसी लागू होती है तो कोई नियम बनता है, अगर वह नियम मूल अधिकारों से संबंधित है, इमरजेंसी से रिलेटेड है, तभी वो निलंबित होगा। अदरवाइज अगर कोई नियम ऐसा निकाला गया जो मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है तो उसको आपात के समय नहीं, वो अबॉलिश होगा, सीमित नहीं कर पाएगा। शेष विधियों को आपातकाल में भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों के निलंबन व निर्बंधन भारत संसद में मूल अधिकारों को संविधान संशोधन के माध्यम से सीमित कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को नहीं बिगाड़ सकती। चलिए ऐतिहासिक क्रम देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टेड है। देखिए जब भारत आज़ाद हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, वादा किया गया था कि सबके साथ न्याय होगा, किसानों का शोषण था,
जमींदारी उन्मूलन कानून बनाना था, भूमि सुधार किया जाना था, जमींदारों की संपत्ति हड़पनी थी, अर्थात जिनके पास ज़्यादा थी उनको लेकर के गरीबों को देना था। लेकिन तब आपको याद हो, आज मूल अधिकार 6 हैं, कल उस समय 7 थे संपत्ति का अधिकार। तो भाई सभी लोग भाग कर चले गए सर्वोच्च न्यायालय। उन्होंने कहा, अपील बन गई कि हमारी ज़मीन नहीं ले सकते। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा DPSP डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से मूल अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। असंवैधानिक कर दिया, भूमि सुधार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट सरकार के भूमि सुधार को असंवैधानिक बताया। तब संसद ने प्रथम संविधान संशोधन किया, 9वीं अनुसूची भी जोड़ी, ठीक है, 1951 में, और अनुच्छेद 31 का और ख जोड़े। और 31 का कहता है, भूमि सुधार तथा सामाजिक न्याय से संबंधित कुछ अन्य विषयों के लिए बनाई गई विधियों को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकी कि अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। ठीक ऐसे अनुच्छेद 31 ख, यदि कोई अधिनियम संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया, ऐसे अधिनियम को संविधान के भाग 3 में दिए गए किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। अब जैसे ही ये नियम बना, फिर पहुंच गए सभी लोग। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में 1951 में प्रथम संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती दी गई। देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ, 1967 तक सुप्रीम न्यायालय का झुकाव मूल अधिकारों की तरफ था, थोड़ा थोड़ा। 1967 के बाद 73 तक मान लेते हैं, कुछ कुछ जो है झुकाव होता गया DPSP की तरफ, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेकिन अब जो है समन्वयकारी सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय कहता है कि भाई मूल अधिकार मतलब भाग 3 और भाग 4 में समन्वय बनाकर चलिए, ऐसा नियम ना ही बनाइए कि जिससे मूल अधिकारों का हनन हो। चलिए अब देखते हैं शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में क्या होता है। प्रथम संविधान संशोधन की वैधता चुनौती दी गई। अपीलार्थियों ने कहा कि 13(2) में का जिक्र किया कि विधि नहीं बनाई जा सकती है जो भाग 3 के मूल छीनती या सीमित करती हो। यस्सी ने खारिज करके संविधान संशोधन को 13(2) की विधि का नहीं माना, मतलब जो ये विधि बनाएगी उसको ये नहीं माना, इसको सीधा सीधा संविधान में प्रदत्त मान लिया, खारिज कर दिया। अर्थात सामान्य विधि से फंडामेंटल राइट में परिवर्तन नहीं, पर 358 संविधान संशोधन से किया जा सकता है। मतलब प्रथम संविधान संशोधन को शंकरी प्रसाद बनाम भारत राज्य में वैध घोषित किया गया। फिर सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, 5 जजों की पीठ बैठती है 1965 में। शंकरी प्रसाद मामले के लिए पुनर्जांच होती है और ये पाया जाता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सही दिया है। लेकिन अब जो सबसे ऐतिहासिक फैसला है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। दरअसल 17वां संविधान संशोधन जो 1964 की वैधता पर प्रश्न उठाया था, उसके लिए था ये। दरअसल 17वां संविधान संशोधन 31 का में आगे बढ़ाकर जोड़ा गया था कि निजी खेती की अधीन भूमि का अधिग्रहण तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक प्रतिपूर्ति के रूप में उसका बाजार मूल्य न दिया जाए। दैट मीन्स यहाँ पर उसी से रिलेटेड था, फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर रहा था। अब यहाँ 11 जज बैठे, 6-5 से बहुमत दिया गया, फैसला दिया गया 368 के तहत संसद को यह शक्ति नहीं है कि वह मूल अधिकारों को छीन सके या न्यून कर सके। याद रखिएगा, ये PCS में कभी कभी 4-5 दे देता है, शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, सज्जन सिंह, केशवानंद, मिनवा मिल्स, ऐसे ऑप्शन दे देगा, उसमें से डिफरेंट छांटना है। क्योंकि यहाँ पर बड़ा ही मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट मना कर दिया कि आप कोई संविधान संशोधन नहीं कर पाएंगे, मूल अधिकार में आप कुछ नहीं कर पाएंगे 368 के तहत, ठीक है। उस समय के मुख्य न्यायाधीश थे श्री सुब्बा राव। उन्होंने कहा था कि मुख्य न्यायाधीश थे ये कि 13(2) में प्रयुक्त शब्द साधारण विधि या संविधान संशोधन दोनों से। अब देखिए, शंकरी प्रसाद में संविधान संशोधन को लागू किया, लेकिन अब कहा नहीं, ये कुछ नहीं है ये, लेकिन भविष्य लक्ष्य निर्णय था, पीछे के नियमों पर लागू नहीं था। सरकार पर संसद को प्रतिकूल लगा, चुनाव खत्म होते हैं, इंदिरा गांधी सरकार आती है, 24वां संविधान संशोधन होता है 1971 में। 13,004 जोड़ दिया जाता है कि अनुच्छेद 13 में कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होने वाली किसी भी संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। और इसी में थोड़ा सा 368(3) भी जोड़ा गया, संविधान का अनुच्छेद। 25वां संविधान संशोधन भी पारित कर दिया गया 1971 में। अनुच्छेद 39 ख और ग को वरीयता दी गई मूल अधिकारों पर, खासकर 14, 19, 31 को याद रखना, तब तक संपत्ति का अधिकार था, ये हमारा मूल अधिकार।
तब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य चलता है। 13 न्यायाधीशों की बेंच बैठती है, 7-6 से बहुमत होता है। 24वें संविधान संशोधन की ही वैधता को चैलेंज किया गया था। ये मान लिया गया कि ये तो भाई वैध है, ऐसा संविधान संशोधन कर सकती है, मूल अधिकार में संसद संशोधन कर सकती है, उतना ही सक्षम है जैसे किसी भी भाग में। लेकिन यहाँ एक शब्द जोड़ दिया गया, मूल ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर खराब होगा तब वह कानून वहीं पर शून्य हो जाएगा। अच्छा, संसद यह शब्द बेसिक स्ट्रक्चर से सहमत नहीं। उसने कहा अगर ऐसा होता संविधान सभा पहले ही लिख देती कि ये भाई 368 में हम लोगों को निर्देश कर देती कि कौन कौन से भाग असंशोधनीय है, और ये जो न्यायपालिका की कल्पना है मूल ढांचा ऊंचा, संसद ने कहा। और तत्कालिक न्यायाधीश ने कहा केशवानंद भारती मामले पे फिर से निर्णय लीजिए। अब पुनर्विचार ये करने के लिए एससी ने फिर से 13 न्यायाधीश पीठ गठित की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी से ऐसे टाइप के प्रश्न जरूर पूछता है। 13 न्यायाधीशों की पीठ मात्र और मात्र केवल और केवल बैठे थे, केशवानंद भारती नहीं। उसके बाद उसके पुनर्विचार पे भी जो 10 से 11 नवंबर पर चली, लेकिन 12 नवंबर को न्यायाधीश ने बिना कारण बताए पीठ भंग कर दी। फिर 42वां संविधान संशोधन इमरजेंसी लागू हो गई थी, 1976 था, जो 3 जनवरी 1970 लागू होता है। 368 में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर रखिएगा, मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 368 5 और 368 4 जोड़े गए। 5 कहता है संसद द्वारा किसी भी कोई भी निर्बंधन नहीं है, संशोधन वो कर सकते हैं। संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति क्या है, एक प्रकार से असीमित है। और 4 में इन्होंने कहा 368 4 अनुच्छेद में कि संविधान संशोधन किसी भी न्यायालय में मतलब न्यायिक पुनरावलोकन होकर नहीं होगा, कुछ भी हो जाए। अब इन दोनों को चैलेंज हो जाता है मिनवा मिल्स बनाम भारत संघ में 1980 में। तब अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5 अवैध, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर किस वाले में आ गया था, केशवानंद भारती वाले में बेसिक स्ट्रक्चर की भावना आ गई थी। और न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, तो आधारभूत लक्षण को नहीं। आगे आप पढ़ेंगे एसआर बोम्मई और कोहलो वाला, तो उस पे भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ एक चीज़ और है, संसद क्या कर सकती है क्या नहीं। तो संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ऑप्शन है, बिल्कुल कर सकती है। न्यायालय में अगर कुल मिलाकर रिव्यू होगा, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर गड़बड़ होगा तब दिक्कत होगी, और अगर बेसिक स्ट्रक्चर गड़बड़ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक शब्द याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1974 के बाद हम 9वीं अनुसूची में भी मूल अधिकार के हनन होने के बाद न्यायिक पुनरावलोकन पुनरीक्षण कर सकता है। ये बार बार पूछा जाता है कि क्या 9वीं अनुसूची में लिखे गए विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो दोस्तों ये आज के लिए इतना ही है। इसमें एक एक अब स्टेप चलेगा, कैसे अनुच्छेद 12 क्या है, 13 क्या है, 14 क्या है, ये कई पार्ट में चलेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद।